Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, एजोस्पर्मिया के बारे में कई मरतबा हमने डिस्कस किया है, कई मरतबा आप लोगों को इसके बारे में हमने बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एजोस्पर्मिया जो मेडिकल की ये कंडीशन है, ये जो डिजीज़ है एजोस्पर्मिया नाम की, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म काउंट आपके बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, नील स्पर्म का आपको इशू हो जाता है। तो ये जो एजोस्पर्मिया है या नील स्पर्म की कंडीशन है, क्या ये ट्रीटेबल है? क्या ये क्योर होता है या नहीं होता है? मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है? आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है, अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट ज़ीरो है, स्पर्म बिल्कुल है ही नहीं, स्पर्म बिल्कुल नील हैं, तो फिर ये कंडीशन क्या है? क्या ये ट्रीट हो सकती है या नहीं? ये क्योर हो सकता है या नहीं? डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजोस्पर्मिया मीन्स स्पर्म काउंट का अब्सेंस, स्पर्म का एब्सेंस यानी कि स्पर्म की आदम मौजूदगी। जो कीड़े मनी होती हैं, है ना, जो कीड़े होते हैं एक तरह से कहते हैं जिनको, वो अगर आपके सीमेन में नहीं पाए जा रहे हैं, 2 मरतबा आपने सीमेन एनालिसिस करा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पर्म काउंट आपका ज़ीरो आ रहा है, स्पर्म बिल्कुल नील आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो वहां पर एजोस्पर्मिया 2 तरह का होता है, ब्रॉडली 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में हो रहा है, मैच्योरेशन प्रॉपर वे में हो रहा है, स्पर्म आपके सही से बन रहे हैं, बट परेशानी ये है कि स्पर्म आपके बाहर नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री होती है एक चीज की जहां पर मैन्युफैक्चर होती हैं चीजें, है ना, और दूसरा जहां पर वो पाए जाते हैं उसको हम लोग रिटेल या शॉप कहते हैं, है ना। तो वहां पे वो चीजें मिलती हैं। फैक्ट्री में डायरेक्टली क्या होता है कि वहां पे प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि फैक्ट्री में तो स्पर्म बन रहे हैं आपके, बट जहां पे जो सप्लाई होकर के जहां पहुंचते हैं प्रोडक्ट, वहां पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, बीच में जो फैक्ट्री से सप्लाई चेन जो है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसको हम लोग ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं। ब्लॉकेज कई तरह के हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कि कैसे कैसे ब्लॉकेज हो सकते हैं आपके अंदर। इसी तरीके से वास्ट डिफरेंस हो सकता है कि ना ही हो आपके अंदर कंजेनाइटल कंडीशन में, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वास्ट डिफरेंस डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ना, जो प्रॉपर वे में जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए इसकी सप्लाई चेन में, वहां पे कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है ब्लॉकेज हो जाता है, और उसकी नतीजे में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का आप शिकार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ये बिल्कुल क्योरेबल है, ये ट्रीटेबल है, बट इसके लिए आपको कुछ सर्जरीज से गुजरना पड़ेगा। कुछ सर्जरीज आपकी होंगी कि ये जो रास्ता सही से बना नहीं है, ये या फिर कहीं पर ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को सर्जरी के थ्रू हटाया जाएगा। अमले जराही जिसे हम लोग कहते हैं, अमले यद जिसे हम कहते हैं, कि उसमें सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के थ्रू उस चीज को, ब्लॉकेज को हटाया जाएगा। या फिर अगर रास्ता सही से है नहीं, ट्रैक में कहीं ना कहीं अनोमली है, या ट्रैक आपका कहीं मिसिंग है बीच में, जिसकी वजह से स्पर्म जो है सीमेन में मिल नहीं पा रहे हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उस ट्रैक को प्रॉपर वे में वहां पे प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू बनाया जा सकता है। तो ये सर्जरी के थ्रू मेडिकल साइंस में इसका क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, समझ लीजिए कि इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ये भी हमने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, मल्टीपल वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के ये समझ लीजिए कि प्री टेस्टिकुलर कुछ कॉजेज होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर दूसरे कुछ और कॉजेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स में प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है। इसी तरीके से टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, हार्मोन सारे आपके जो है बैलेंस में है, कोई आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शनल नहीं है,
फंक्शनिंग उनकी प्रॉपर वे में नहीं होती है, तो उस वजह से आपके अंदर टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है, चाहे वो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो या फिर टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो, ये दोनों सूरतें जो हैं मेडिकल साइंस में ये ट्रीटेबल नहीं है। ये जो है इनकी कोई अभी तक इनका कोई अच्छा ट्रीटमेंट या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कह लीजिए मेडिकल साइंस में अवेलेबल नहीं है। इनका जो है इसके इसी चीज को देखते हुए कि जब इनका ट्रीटमेंट नहीं है, और मोस्ट ऑफ द एजोस्पर्मिया के जो केसेस होते हैं वो प्री टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर के ही होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव के बहुत ही कम होते हैं। पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने कि प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए मेडिकल साइंस में कुछ इसके जो है बायोलॉजिकल फादर बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ इसके जो है प्रोसीजर होते हैं जिनको हम लोग IUI या फिर IVF के नाम से जानते हैं ना, तो वो प्रोसीजर अलग हैं, वो आप उसके बारे में जानते हैं, हमने भी कई सारी वीडियोस में उसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना, आयुष के जो डॉक्टर्स होते हैं ये इसके बारे में जानते हैं प्रॉपर वे में कि ये जो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है या फिर टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, इसका कोई भी कॉज हो, इसका जो प्रॉपर वे में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। यहाँ तक के मेडिकल साइंस के भी कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं, है ना, जो एलोपैथ के मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हमारे हैं जो हमारे पास इस तरह के पेशेंट को रेफर करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो लोग रेफर करते हैं कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट लीजिए, वहां पर इसका ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। वो लोग जानते हैं इस बारे में। इवन पंजाब जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी कुछ एलोपैथ के डॉक्टर्स को जो है उनको रिकमेंड किया है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो है प्रैक्टिस करिए, उनकी ट्रेनिंग लीजिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है आयुष की जो मेडिसिन है उनके बारे में आप ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। आजकल इसके बारे में लोग जान रहे हैं कि बहुत सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट जो है हर्बल और नेचुरल मेडिसिन के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है, और वो डिजीजेस क्योर हो जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथ में या मॉडर्न साइंस में अवेलेबल नहीं है आज तक। तो यहाँ पर इन चीजों का ट्रीटमेंट हो जाता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ मैंने आपको बताया जैसे कि पंजाब में है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अभी ऑर्डर दिए हैं कि ट्रेन किया जाएगा वहां के एलोपैथिक डॉक्टर को भी, कि वो लोग जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में ट्रेनिंग लेंगे और इसके बारे में पेशेंट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जिन डिजीजेस का ट्रीटमेंट वहां पर अवेलेबल नहीं है इसके थ्रू हम वहां पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो आप मॉडर्न साइंस में इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, या फिर आपको टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, तो इस सूरत में आपको अल्टरनेटिव पैथी की तरफ आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह, और आपके स्पर्म काउंट भी जो है बढ़ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और नॉर्मल आप फादर बन पाएंगे। बायोलॉजिकल फादर नहीं, पूरे नॉर्मल फादर जो प्रोसेस होता है उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप फादर बन पाएंगे। IVF और IUI में डिफरेंट मेथड होते हैं, वो बिल्कुल जो है बायोलॉजिकल फादर बताते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से फादर नहीं बनते जिस तरीके से आप नॉर्मल फादर बनते हैं ना। तो ये अच्छा है कि आप इसको जो है सही से फॉलो करिए, और यूनानी सिस्टम या फिर आयुर्वेद, हर्बल अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती हैं आप इनके थ्रू एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये बहुत पुरानी बातें हो गई, आज भी कुछ लोग इसके बारे में यही समझते हैं कि घिसी पिटी वही 10-20 फॉर्मुलेशन होती हैं आयुष की, और इसके बारे में सब लोग जानते हैं और कोई भी प्रैक्टिस करने लगता है। ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल प्रॉपर वे में इसकी स्टडी होती है, प्रॉपर वे में इसके कोर्सेज हैं, आप लोग जानते हैं। इसके बाद इसकी ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, प्रॉपर वे में इसके स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं। आप लोगों को पता है कि PG डिप्लोमास बहुत सारे होते हैं जो जहां पर इनफर्टिलिटी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स को जो है वहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके सामने आते हैं निकल करके। तो यहाँ पर आजकल ऐसा नहीं है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है किसी को, वो अलग बात है, आप मजाक उड़ा सकते हैं किसी का, बट जो हकीकत है उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि एलोपैथ में बहुत बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, और यूनानी में या अल्टरनेटिव में सारी चीजें इम्परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हर कमियां हर जगह हैं, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेतुकी बातें होती हैं, ऐसी यहाँ पे आयुष में बेतुकी बातें नहीं होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10-20 फॉर्मुलेशन है सिर्फ, ऐसा हरगिज नहीं है।
50,000 मिनरल ड्रग, 50,000 हर्बल ड्रग्स जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना जानते हैं किसी पैथी के बारे में। ये ऐसे कमेंट करना और ऐसे जो है लोगों को बताना कि जो है बस ये तो बकवास करते रहते हैं, इनको कुछ अता पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम दिया जाता है, प्रॉपर वे में स्टडी की जाती है, उसके बाद ये चीजें निकल के सामने आती हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना ये हम लोगों का काम होता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देना हमारा काम होता है। बाकी आपको मानना ना मानना ये आपका काम है। आपको बेहतर लगे तो मानिए, आपकी समझ में आए तो मानिए, ना समझ में आए तो आपको जो कराना है कराइए। आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आप उसके खुद मालिक हैं। कुदरत ने आपको अपनी बॉडी का आपको मालिक बनाया है, तो आपको जो करना है करिए। बट आप ऐसे अफवाह नहीं फैला सकते ना कि ये आयुष के जो प्रैक्टिशनर होते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता, बेतुकी बातें करते हैं, वही 8-10 फॉर्मुलेशन होती हैं, बस वही हर कोई उनके बारे में जानता है, वही वो देते रहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे हर एक डिजीज का पूरा कॉन्सेप्ट है, हर एक डिजीज का पूरा जो है एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे लिटरेचर्स हैं, उनमें डिजीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। हर डिजीज के बारे में वहां पर मेंशन है, कॉजेज मेंशन है, उसके जो है सिम्टम्स मेंशन है कि किस तरीके से किसी डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसी तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस मुंह उठाया और बोलने लगे बन गए स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ये लोग ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। प्रॉपर वे में हर चीज की आजकल जो है एजुकेशन होती है, और ये सारी चीजें जो हम बताते हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और यही नहीं कि आप लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सर्जन हमारे पेशेंट हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर मेहनत की है, हमने यहाँ पर जो है इन चीजों में रिसर्च की है, और एक रिजल्ट हमारे पास है। तो उस वजह से आजकल हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सर्जन हमारे पास पेशेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वहां पर ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपकी सर्जरी तो कर देंगे, सर्जन है बहुत बड़े, वो सर्जरी तो कर देंगे, बट अगर उनको खुद को ही स्पर्म काउंट 0 है, उनको एजोस्पर्मिया है, तो वो अपना ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तो मॉडर्न साइंस में तो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? वो खुद भी अपना ट्रीटमेंट हमारे पास कराते हैं, और उनके पास जो इस तरह के पेशेंट आते हैं वो उनको उनका रेफरल भी हमारे पास आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसी है। तो आप लोग अपने जहन से इन बातों को निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपकी ये थिंकिंग है, तो बिल्कुल गलत है आप, बिल्कुल रॉन्ग है आप। अगर आप गलत हैं, आप ये समझ लीजिए, गलत रह करके आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है। बाकी हमारा काम है सही इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना, तो वो सही इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको डिलीवर करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो पता चल गया होगा कि अगर एजोस्पर्मिया है तो वो कौन सी कंडीशन में, किस पैथी में वो कहां पर ट्रीटेबल है, और कौन सी कंडीशन में किस पैथी में वो ट्रीटेबल है, कहां पर किस कंडीशन में आपको कहां पर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे, और अगर आपको एजोस्पर्मिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो इसका जो ट्रीटमेंट जहां पर सक्सेसफुल हमने बताया है आप वहां पर हासिल करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो इसके लिए फिर सर्जरी आप कराएंगे। ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।